नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका यादव एंड यादव एजुकेशन यूट्यूब ग्रुप में। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 में जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसमें आधुनिक काल से संबंधित वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम उस कड़ी का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। पहला वीडियो हमने बनाया है जिसमें आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका प्रारंभ कब से माना और उस युग के लेखकों ने लेखन की कौन कौन सी प्रवृत्तियों को अपनाया, कौन कौन सी सामाजिक प्रवृत्तियां प्रमुख रही, इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज हम भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जीवन परिचय से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है 4 नंबर का, जिसमें किसी भी युग के लेखक का जीवन परिचय पूछा जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों का नाम लिखते हुए उनका संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से इनको करना है, किस प्रकार से इनका उत्तर लिखना है। भारतेंदु युग के प्रमुख जो लेखक हुए, प्रमुख जो कवि हुए, उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगन मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये प्रमुख हैं। इनके अलावा भी और अन्य भी बहुत से कवि हुए हैं जिनमें अपन कह सकते हैं कि श्रीधर पाठक है, जो बाल मुकुंद गुप्त है, हरिओद हैं, आदि भी इस युग में अपनी कविताएं लिखने लग गए थे। अब देखिए, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि श्रीधर पाठक है जिनका नाम अपन ले रहे हैं या हरिओद का नाम ले रहे हैं, ये इधर द्विवेदी युग में भी आते हैं। तो एक कवि कई युगों में आ सकता है। जैसे मानना है कि भारतेंदु युग का समय हम 1900 ईस्वी तक मानते हैं, लेकिन जो कवि जिन्होंने 1900 ईस्वी से पहले लिखा, उन्होंने भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां थी उसको आधार मान के लिखा। तो हम ये युगों में बांट रहे हैं, तो किसी कवि को इसमें नहीं बांट रहे, उनकी कविताओं को बांटा जा रहा है। ये कतई नहीं है कि एक कवि यदि भारतेंदु युग में आ गया तो वो आगे वाले युग में नहीं आएगा, क्योंकि युग प्रवृत्तियों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, कवियों के आधार पर निर्धारण इनका नहीं हुआ है। इसलिए जिन कवियों ने भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां अपनाई उनको भारतेंदु युग में रखते हैं, जिन्होंने द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां अपनाई उनको द्विवेदी युग में रखते हैं, लेकिन जिन्होंने दोनों प्रवृत्तियों में अपना लेखन कार्य किया उनका नाम दोनों युगों में आ सकता है। ऐसा आगे भी ऐसे बहुत सारे कवि आएंगे, लेखक आएंगे जो 2-3 युगों में उनकी रचनाएं पढ़ी जा रही है। तो देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म लिखा हुआ है 1850, इनकी मृत्यु 1885 में हुई। ये अपने समय के बहुत प्रसिद्ध कवि थी। अब इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि है। यहाँ लिखा हुआ है, पिता इनके बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि से यानी हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। यानी इनकी उपाधि थी भारतेंदु। भारतेंदु का अर्थ था भारत का इंदु, यानी भारत का चंद्रमा। इंदु का अर्थ था चंद्रमा। अब हुआ यह था उस समय कि एक और कवि हुआ करते थे, राजा लक्ष्मण सिंह। तो वो अंग्रेज़ों के समर्थक थे, अंग्रेजी नीतियों के वो समर्थक थे, और भारतेंदु कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अंग्रेजी नीतियों का विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने राजा लक्ष्मण सिंह को सितारे हिंद की उपाधि दी, यानी हिंदुस्तान का सितारा। तो जो उस समय के साहित्यकार थे उन्होंने सोचा कि भारतेंदु यानी हरिश्चंद्र तो उससे उनसे बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो इन्होंने साहित्यकारों ने मिलकर इनको भारतेंदु की उपाधि दी। यानी अंग्रेज़ों ने जो उपाधि लक्ष्मण सिंह को दी, लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद को दी, उससे बड़ी उपाधि इनको दी, भारतेंदु, भारत का चंद्रमा। भारतेंदु की कृतियों की संख्या 17 है, जिनमें प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति। आपको इसका जिस से मैं पढ़ा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस ऐसा कैसा अपने नोटबुक में इसको उतारना है। बहुत महत्वपूर्ण है। 16 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और ज़्यादा बड़ा, अधिकतम आप ये समझिए कि आपकी नोटबुक के 20 पेज भरने वाले हैं। तो 20 पेज में यदि 16 नंबर मिले तो उसको उतारने में, लिखने में, याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतेंदु होने के साथ साथ भारतेंदु पत्रकार थे। भारतेंदु कवि होने के साथ साथ पत्रकार भी थे।
तो इन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम की 2 पत्रिकाएं निकाली हैं। तो कवि वचन सुधा के बारे में अपन पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। और हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसे हरिश्चंद्र मैगजीन भी कहा गया है, और खड़ी बोली का जो प्रारंभिक जो स्वरूप है इसी पत्रिका में आया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका में। तो खड़ी बोली को प्रारंभिक जो स्वरूप है, उसके बाद सरस्वती पत्रिका आती है जो खड़ी बोली को परिमार्जित परिष्कृत करने का कार्य करती है, लेकिन जो प्रारंभिक स्वरूप था वो हरिश्चंद्र चंद्रिका में देखा गया। भारतेंदु राजभक्त होते हुए भी एक सच्चे देशभक्त थे। देखिए, भारतेंदु राजभक्त थे। राजभक्त का अर्थ उस समय जो राजा है, उस समय जो शासन कर रहा है, उसकी नीतियों का समर्थन करना, परंतु राजभक्त होने के साथ साथ भारतेंदु सच्चे देशभक्त थे, यानी देश हित इनके लिए सर्वोपरि था। तो परंतु ये अंग्रेज़ों की पक्ष में या उनके विरोध में इतने खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसे जो भारतेंदु युग है उसको जागरण सुधार काल कहा गया है, पुनर्जागरण काल कहा गया है। और जब द्विवेदी युग अपन पढ़ेंगे आगे, उसको जागरण सुधार काल कहा जाता है। यानी जागरण तो भारतेंदु युग में हो गया, लेकिन उसमें सुधार का कार्य द्विवेदी युग में के कवियों ने किया। यानी द्विवेदी युग के कवियों ने क्या किया, तो द्विवेदी युग के कवियों ने अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध किया, उनकी नीतियों का विरोध किया, इसलिए उस काल को जागरण सुधार काल, यानी जो जागरण भारतेंदु ने शुरू किया था उसमें उन्होंने सुधार किया। भारतेंदु युग के कवि कहीं ना कहीं खुलकर अंग्रेजी की नीतियों का विरोध नहीं कर पा रहे थे, तो उनका जो विरोध है वो द्विवेदी युग के कवियों ने किया। दशरथ विलाप इनकी खड़ी बोली की कविता है। आगे चलते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनका उपनाम है प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमघन का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म 1855 में हुआ, इनका निधन 1923 में हुआ। नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं वो जो है जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, हार्दिक हर्षादर्श, वर्षा बिंदु आदि। तो यदि आपके प्रश्न आता है तो आपको इससे कैसा ही उसमें इसी प्रकार से लिखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिखा, इनके जीवन के परिचय लिखा कि कब इनका जन्म हुआ, निधन कब हुआ, इनके माता पिता का नाम ध्यान है तो लिखा, उसके बाद इनकी कोई 1-2 विशेषताएं लिखी, उसके बाद इनके ग्रंथों का नाम लिखना है। तो इसी प्रकार से जीवन परिचय आपको देना है। भारतेंदु ने नवीन काव्य धारा का प्रवर्तन किया। नवीन काव्य धारा का मतलब है कि उसमें भारतेंदु से पहले जो रीतिकाल चल रहा था उसमें गद्य का जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। ये कहें कि गद्य उसमें लिखे ही नहीं जा रहे थे, उसमें जो शैली थी वो कहें कि एक दरबारी जो शैली होती है वो थी, वो क्योंकि वो जो कवि हैं राजाओं के आश्रय में रहते थे और राजाओं को ही आधार मानकर वो सब रचनाएं करते थे। तो वहाँ राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था, क्योंकि वो जो कवि थे पूरे राष्ट्र का वर्णन नहीं करके केवल अपने राजा और उसके राज्य क्षेत्र का ही वर्णन करते थे। लेकिन भारतेंदु की देन यह है कि इन्होंने एक राष्ट्रीय भावना का विकास किया, पूरे भारत को एक समझा और लोगों को उत्साहित किया। आगे चलते हैं। इसी युग के तीसरे कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण के संपादक हैं, यानी इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था ब्राह्मण। इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। इनकी जो रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्याम, श्रृंगार विलास। प्रताप लहरी इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, यानी इनकी जो सब कविताएं हैं एक प्रताप लहरी नाम से इन्होंने संकलन किया है। यानी प्रताप लहरी नाम की किताब है जिसमें इनकी सभी जो रचनाएं हैं उनको एक जगह रखा गया है। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में मिश्र जी का अग्रणी स्थान है। प्रेमघन की भांति इन्होंने भी लावणी शैली में अनेक, उस समय की जो लावणी है 2-3 छंदों को एक साथ रखकर जो रचनाएं की जाती थी उन शैली को लावणी शैली कहा जाता है। लावणी शैली होती है, कड़वक शैली होती है, ये लिखने की एक शैली है। चौथे कवि हैं ठाकुर जगनमोहन सिंह। ठाकुर जगनमोहन का जन्म 1857 ईस्वी में हुआ, निधन 1899 में हुआ। ठाकुर जगनमोहन सिंह मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य की अवतारणा इनकी मुख्य काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। रचनाएं इनकी प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी और
कल्पना, लालित्य या भावुकता, चित्रशैली और सरस मधुर ब्रज भाषा इनकी रचनाओं की अनन्य विशेषताएं हैं। यानी इन्होंने ब्रज भाषा का, या कह सकते हैं ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद आगे जो कवि हैं वो हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1900 ईस्वी में हुआ। इन्होंने पीयूष प्रभा नाम की पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि सत्सई, हो होरी, कंसवद। ये प्रबंध काव्य हैं जिसमें 3 सर्गों में ये लिखा हुआ है, पर ये अभी तक इसको पूर्ण नहीं ये कर सके थे। इन्होंने बहुत सारी समस्या पूर्तियाँ भी लिखी। समस्या पूर्तियाँ उस एक जो युग है भारतेंदु युग, उसकी प्रमुख विशेषता रही है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति का तात्पर्य है कि जब कवियों की जब मंडलियाँ बैठती थी तो उस समय ऐसा होता था कि कुछ कवि एक शीर्षक देते थे, किसी भी कविता का कोई शीर्षक दे दिया, लेकिन उसकी शर्त ये होती थी कि वो जो कविता है उस शीर्षक पे आके समाप्त होनी चाहिए। अपन जैसे पाठ पढ़ते हैं, पाठ का शीर्षक होता है तो उस शीर्षक से पाठ प्रारंभ होता है, लेकिन कविता का समस्या पूर्ति का अर्थ ये था कि कोई शीर्षक दिया जाता था और जो कविता है उस शीर्षक पे आके समाप्त होती थी। जैसे एक प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख जो समस्या पूर्ति जो पे उन्होंने लिखी है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, उनकी समस्या पूर्ति है। वो इस प्रकार से है कि जो साँचो हो चाहो निज कल्याण, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इस प्रकार से वो समस्या पूर्ति थी उनकी। आगे जो इसके बाद अंबिका दत्त व्यास जी के बाद जो अन्य कवि हैं उनमें चलते हैं। राधा कृष्ण दास, जन्म 1865 में हुआ, मृत्यु 1907 में हुई। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। रचनाएं भारत भाषा, देश दशा, इन्होंने भी खड़ी बोली और ब्रज भाषा में अपनी कविताएं रची। अब ये 6 प्रमुख कवियों, यदि मान लो प्रश्न आ जाए कि भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, तो इन 6 कवियों का नाम लिखना है और इनका संक्षिप्त में, क्योंकि इतना विस्तार से भी अपन नहीं लिख सकते कि वहाँ 2 पेज भर के आ जाएं, यानी संक्षिप्त में इनका वर्णन लिखते हुए आना है। अन्य कवियों में नवनीत चतुर्वेदी, गोविंद गिल्ला भाई, दिवाकर भट्ट, राम कृष्ण वर्मा, बलवीर जिनका उपनाम है, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, राधाचरण गोस्वामी जिन्होंने नवभक्तमाल लिखी है, गोविंद गिल्ला भाई जिन्होंने नीति विनोद लिखी है, दुर्गा दत्त व्यास। अब आते हैं भारतेंदु युग का साहित्य। ये सभी युगों में इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। प्रश्न आ सकता है इस प्रकार से, इसमें प्रश्न आता है भारतेंदु युग में गद्य साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ समझाइए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। या हो सकता है भारतेंदु युग के गद्य साहित्य का वर्णन कीजिए, ऐसे हो सकता है। इस प्रकार से होता है भारतेंदु युग के लेखकों ने गद्य के विकास में किस प्रकार से योगदान दिया। तो गद्य विकास जहाँ पर आ जाए, गद्य की विधाएं जहाँ पर आ जाए, गद्य साहित्य लिखा हुआ जहाँ पर आ जाए, वहाँ पर इसी प्रकार से ये जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये उत्तर लिखना है आपको। तो भारतेंदु युग में यथार्थ 19वीं सदी के अंतिम चरण में पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण की लहर चली। यानी भारत में सांस्कृतिक जो जागरण है वो हो चुकी है। और अपन ने पढ़ा भी है कि इन्होंने भारतेंदु युग के लेखकों ने सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीति के विषयों पर अधिक लिखा है। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव के शिक्षित समाज पर पड़ रहा था। भारत में राष्ट्रीय एवं सामाजिक सोच का विकसित हो चुकी थी। भारतेंदु इसी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे। भारतेंदु कालीन साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। इस युग में गद्य की लगभग सभी विधाओं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि का विकास में लेखन। ये जो कुछ 4 लाइनें हैं ऊपर की, ये 4 लाइनें तो किसी भी युग का प्रश्न आ जाए आपको लिखनी ही है कि गद्य साहित्य का जब वर्णन कर रहे हैं तो ये 4 लाइनें, ये मान लीजिए अभी तो भारतेंदु युग का है तो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि भारतेंदु युग साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। उस युग में गद्य की लगभग सभी विधाओं, नाटक, इनका विकास हुआ। यदि मान लो यही प्रश्न छायावाद का द्विवेदी युग का जाए तो द्विवेदी युग में यही लाइन कि द्विवेदी युग साहित्य सांस्कृतिक नव जागरण, इस प्रकार के शब्द लिखकर ये लिखना है कि गद्य की सभी विधाओं, नाटक, उपन्यास, इनका विकास हुआ। तो ये कुछ लाइनें जो आपको फिक्स कर लेनी है, ये लिखनी ही लिखनी है। फिर शुरू करने हैं नाटक। देखिए, नाटक, हिंदी नाटकों का आरंभ हरिश्चंद्र से ही माना जाना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खूब नाटक लिखे हैं। अनुदित नाटक भी लिखे हैं, मौलिक नाटक भी लिखे हैं। भारतेंदु पूर्व के नाटक, यानी भारतेंदु युग से पहले जो नाटक लिखे गए वो सब संस्कृत से अनुवादित करके लिखे गए हैं, इसलिए मूल रूप में उनको नाटक नहीं कहा गया है।
जैसे रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान ने लिखा है, कर्णाभरण लच्छी राम ने लिखा है, शकुंतला नेवाद ने लिखा है, आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। उपयुक्त कृतियों में नाटकीय तत्वों की दृष्टि से खैनी, यानी इनमें नाटक के लिए जो तत्व हैं, नाटक के जो कथानक पात्र हैं, देश काल हैं, चरित्र हैं, वो जो लेखन के जो तत्व हैं, कहीं न कहीं इनमें उनकी कमी है, इसलिए इनको पूर्णतया नाटक नहीं कहा गया है। उपयुक्त नाटकों के पश्चात भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिधरदास ने नहुस 1857 ईस्वी में नाटक लिखा, किंतु वो ब्रज भाषा में लिखा, यानी खड़ी बोली में नहीं लिखा गया। नहुस आप जानते हो, जो राजा नहुस के ऊपर लिखा गया है, जो इंद्र का आसन प्राप्त करने के बाद उसकी को जो स्थिति होती है, उस सब का वर्णन किया गया है। नहुस गिरिधरदास। प्रद्युम्न विजय गणेश कवि। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा। ये नाटक परिमार्जित खड़ी बोली में लिखा गया है। भारतेंदु अपने युग के श्रेष्ठ नाटककार थे। इसमें कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, कोई द्विभेद नहीं है। इन्होंने अनुदित और मौलिक नाटक लिखे। अनुदित यानी किसी दूसरी भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए थे, जो नाटक लिखे गए थे, उनका अनुवाद करके इन्होंने गद्य भाषा में लिखा, खड़ी बोली में लिखा। और मौलिक नाटक यानी खुद के जो नाटक है लिखे, वो मौलिक नाटक हैं। इनके प्रमुख नाटक है विद्या सुंदर। ये चोर पंचाशी का एक बंगला नाटक था, उसका हिंदी में इन्होंने लिखा है। रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये सब अनुदित नाटक हैं। भारत भारतीय नाट्य गीत है सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी, सत्य प्रताप, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, इनकी मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी और समसामयिक समस्याओं को लेकर नाटक लिखे गए। यानी पुराणों में जो भारतीय जो पौराणिक आख्यान हैं, जो पौराणिक जो पात्र हैं, उन पर लिखे गए, इतिहास पर लिखे गए, रोमानी यानी रोमांचकारी लिखे गए, और समसामयिक समस्याएं, उस समय जो भारत पराधीनता में था, तो उस समस्याओं को लेकर इन्होंने नाटक लिखे। नील देवी भारतेंदु ने लिखा है। ये ऐतिहासिक नाटकों की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक नाटकों में नील देवी भारतेंदु का, संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। अमर सिंह राठौड़ राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है, और महाराणा प्रताप राधाकृष्ण दास ने लिखा है। रोमानी नाटकों में चले तो रणधीर प्रेम मोहिनी और तप्ता संवरण श्री निवास दास का है। प्रेणी प्रणय मयंक मंजरी ये किशोरीलाल गोस्वामी के हैं, और लावण्यति सूरदर्शन ये शालिग्राम शुक्ल का है। इनमें ही रणधीर प्रेम मोहिनी को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त, यानी श्री निवास दास का जो रणधीर प्रेम मोहिनी है वो बहुत विशेष प्रसिद्ध था। और इसमें समसामयिक समस्याओं पर आधारित नाटक भारत दुर्दशा भारतेंदु का है। नई रोशनी का वीस बालकृष्ण भट्ट, भारत खड़ग बहादुर मल्ल, भारत सौभाग्य अंबिका दत्त व्यास, दुखिनी बाला राधाकृष्ण दास, और देश दशा गोपाल राम गहमरी के हैं। अब नाटकों की बात चलते हैं इस युग के उपन्यासों में। उपन्यास लेखन में भी इस युग का कोई जोड़ नहीं है, ये युग बिल्कुल बेजोड़ है। इन्होंने नवीन विषयों पर नवीन उपन्यास लिखे हैं। भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी एयारी, इस युग की जो प्रमुख जो विशेषता उपन्यास लेखन की, वो तिलस्मी एयारी है। और इस तिलस्मी एयारी उपन्यासों ने अलग ही पहचान बनाई है। इस युग के लेखकों के लिए इन्होंने अलग पहचान स्थापित की है। और भारतीय जो जनता थी उस समय, उस सबकी भारतीय जनता की प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इन्होंने अलग पहचान बनाई थी। तो देखिए, रोमानी उपन्यास, ये उपन्यास लेखन के इनके विषय हैं। सामाजिक उपन्यासों में भाग्यवती, परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, निसहाय हिंदू, धुर कृषिलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, और सौभाग्यवती श्री किशोरीलाल गोस्वामी का है। तिलस्मी एयारी उपन्यासों में देवकीनंदन खत्री का नाम सर्वप्रमुख है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है कि जब देवकीनंदन खत्री ने तिलस्मी और एयारी उपन्यास लिखने प्रारंभ किए, तो उस समय इन्होंने खड़ी बोली में लिखते थे, और बहुत से लोगों को खड़ी बोली आती नहीं थी इतनी उस समय प्रारंभिक दौर में। तो ऐसा है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए, इनके उपन्यासों को समझने के लिए लोगों ने गद्य लेखन या गद्य को पढ़ना सीखा है। तो उस समय ये बहुत बड़ा बदलाव कह सकते हैं भारतीय जनमानस के हृदय में, कि उपन्यासों को पढ़ने के लिए इस प्रकार के उपन्यास इन्होंने लिखे कि उनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी।
उस समय जब इन्होंने जो इनके उपन्यास है जैसे चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, ये देवकीनंदन खत्री के हैं। और अपन देखते हैं चंद्रकांता, उस समय जब ये फिर इनके उपन्यास कोई आधार मान के टीवी नाटक बनाया गया, जब प्रारंभ, जब उस समय जब टेलीविज़न का दौर इतना नहीं था, तो लोग दूर दूर जाकर इनका जो चंद्रकांता जो प्रकाशित होता था उसको देखते थे। चंद्रकांता को ये समझिए कि चंद्रकांता ने एक नई श्रेणी में भारतीय समाज को लाके खड़ा कर दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने चंद्रकांता संतति लिखी। चंद्रकांता उपन्यास आज भी आपको कहीं मौका मिले, कभी भी मौका मिले तो उसको एक बार पढ़ें ज़रूर। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जो सोच थी उसको प्रदर्शित किया है कि कवि किस प्रकार से सोच सकता है और किस प्रकार लेखन कर सकता है। चंद्रकांता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कुसुमलता हरे कृष्ण जौहरकर का है। भारतेंदु युग में सर्वप्रधान उपन्यास लेखक किशोरलाल गोस्वामी माने गए हैं। कहानी, इस युग में कहानी आधुनिक कलात्मक कहानी का प्रारंभ, यानी जो आधुनिक जो कहानियाँ हैं वो नहीं लिखी गई थी। कहानी का जो प्रारंभिक जो विकास है द्विवेदी युग में देखा गया है। द्विवेदी युग से ही कहानी प्रारंभ होती है। भारतेंदु युग में निबंध और उपन्यास हैं और नाटक हैं, ये बहुत प्रमुख रूप से लिखे गए। कहानी की तरफ इतना विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब द्विवेदी युग आता है तो वो कहानी लेखन को अपना विषय बनाते हैं और वहाँ से कहानी युग का प्रारंभ होता है। और फिर कहानी सम्राट या निबंध उपन्यास सम्राट प्रेमचंद आते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं निबंध। भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफलता निबंध लेखन में प्राप्त हुई। इस निबंध लेखनों का संबंध जो है पत्र पत्रिकाओं से, यानी जो निबंध लिखते तो पत्र पत्रिकाओं में संपादित होते थे, उसमें प्रकाशित होते थे। जैसे कविवचन सुधा हुआ, हरिश्चंद्र मैगजीन हुई, फिर उसके बाद आ जाती है सरस्वती पत्रिका हुई। उस समय की जो प्रमुख जो पत्रिकाएं थी, बहुत सारी पत्रिकाएं चलती थी। इस युग में देखिए प्रमुख जो याद करने वाली जो चीज़ है वो ये अब आई है। भारतेंदु युग में यदि मान लो एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि भारतेंदु, देखिए एक प्रश्न तो समय के पूछा जा सकता है, पूरा गद्य साहित्य को लेकर पूछा जा सकता है। तो उसमें सभी विधाओं पर नाटक हैं, उपन्यास है, निबंध है, सब पर थोड़ा थोड़ा लिखना है। लेकिन किसी एक ही विधा पर प्रश्न पूछा जाए कि भारतेंदु युग में निबंध का विकास किस प्रकार से हुआ या भारतेंदु युग के लेखकों ने निबंध में क्या योगदान दिया, तो केवल निबंध लिखने हैं। तो उसमें थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ेगा कि इस युग में राजनीति, समाज सुधार, धर्म, अध्यात्म, आर्थिक दुर्दशा, अतीत का गौरव, महापुरुषों की जीवनियाँ आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने इस विधा यानी निबंध विधा को और भी विकसित और समृद्ध किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है। यानी बालकृष्ण भट्ट को स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। ये एक पाश्चात्य यानी अंग्रेजी लेखक थे जो निबंध लिखने में सर्वप्रमुख थे, तो उनका ही उपनाम इनको दिया है, उनकी ही संज्ञा इनको दी गई है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण मिश्र, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री आदि। इन सब निबंधकारों ने किसी न किसी पत्र पत्रिका का संपादन किया। जैसे भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन या जिसे हरिश्चंद्र चंद्रिका भी कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने आनंद कादम्बिनी, श्रीनिवास दास ने स्थितादर्श, राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु पत्रिका, इस प्रकार की पत्रिकाएं निकाली है। तो ये अपनी पत्रिकाओं में अपने निबंधों को प्रकाशित करते थे, साथ ही अपने जो सह लेखक थे उनकी भी निबंधों को प्रकाशित करते थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार हैं। इस युग में विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, इतिवृत्तात्मक, अनुसंधानात्मक एवं भाषण आदि शैलियों पर निबंध लिखे गए। यानी विचारों को, भावों को महत्व देते हुए, अपने विचारों को महत्व देते हुए उनका वर्णन किया गया है। विवरण यानी बड़े किसी एक वस्तु को, किसी एक स्थान को, किसी एक व्यक्ति को लेकर उसके बारे में बड़े विवरण लिखे गए हैं। कथा के संदर्भ में निबंध लिखे गए हैं। इतिवृत्तात्मक यानी किसी का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, किसी के पूरे जीवन वृत्त को सामने रख देना। और अनुसंधान किसी वस्तु, किसी जगह के बारे में खोज परख जो निबंध लिखे गए हैं, इस प्रकार के निबंध लिखे गए हैं। आलोचना, भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। आलोचना का अर्थ होता है जैसे किसी कवि ने, किसी लेखक ने कोई ग्रंथ लिखा है, उसका अध्ययन करना और उस पर अपने विचार व्यक्त करना। वो विचार सही भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। सकारात्मक यानी उसकी प्रशंसा भी हो सकती है और उसकी जो कमियां हैं वो भी बताई जाती है। तो इस प्रकार से हिंदी आलोचना का प्रारंभ होता है।
हिंदी प्रदीप एक ऐसा पत्र था जो गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहा का बीज रूप कहें के रूप में सुरक्षित है। भारतेंदु युग से ही वो प्रारंभ होती है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का है। प्रेमगन के पश्चात बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी गद्य की प्राय सभी विधाओं का सूत्रपात इस युग में हुआ है। तो भारतेंदु युग अपना समाप्त हो चुका है। अब आगे अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे द्विवेदी युग। तब तक आप इन जो चीज़ें मैंने बताई इनको इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोटबुक में ज़रूर लिखें। नोटबुक में लिखने के बाद इसको याद करें, बार बार इसका दोहरान करें, बार बार इस वीडियो को देखें। और जो साथी जिनके पास अभी तक वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं उनको आप वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समय रहते आपको वीडियो मिल जाए। 16 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लें। धन्यवाद।